हाईटेक टीवी की जानिब से मैं जावेद नसीम एक बार फिर आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का प्रोग्राम एक मुलाकात लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम एक मुलाकात में हमने हमेशा आपकी मुलाकात हैदराबाद में रहने वाले या हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ही शानदार लोगों से करवाई है। कभी हमने आपकी मुलाकात किसी डॉक्टर से करवाई, कभी किसी इंजीनियर से करवाई, कभी किसी राइटर से करवाई, तो कभी किसी शायर से करवाई। और इसी ज़मन में आगे की तरफ बढ़ते हुए हम आज की शाम एक ऐसे मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्हें आप बरसों से जानते हैं और जो हैदराबाद की शान को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सबब है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से हैदराबाद की शान चार मीनार है, वैसे ही अगर इंसानों की बात करें तो हैदराबाद में रहने वाले लोगों में इनका मकाम उस चार मीनार की तरह है। जी, मैं बात कर रहा हूँ जनाब हामिद कमाल साहब की। ज़रूर आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई होगी क्योंकि आपको डेढ़ मत वाले याद आ गया होगा, है ना? जी, तो आज इस महफिल में मैं आप लोगों की मुलाकात करवाने जा रहा हूँ आपके अपने हामिद कमाल साहब से। इस्तकबाल कीजिए। तो हामिद कमाल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पे। मेरी बरसों की, कह लीजिए कि काफ़ी अरसे की ये ख्वाहिश थी कि मैं कभी आपको अपने चैनल पे दावत दूं और मैं अपने चैनल की शान को और भी फिज़ू करूं। आज वो दिन आ गया है कि आप हमारे चैनल पे मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ मैं और मेरे ज़रिया मेरे जो देखने वाले हैं वो आपके राब्ते में आएँ और हम कुछ गुफ्तगू कर लें आपस में। नसीम जावेद साहब, मेरी भी ख्वाहिश थी कि हाईटेक न्यूज़ चैनल पर मैं नज़र आऊँ, क्योंकि इससे क़ब्ल आपने कई एक फ़नकारों को भी पेश किया है। जी, इत्तेफाक से मुझे भी मौका मिला देखने का। जी, मेरे साथ काम करने वाले कई एक फ़नकारों को आपने यहाँ मदऊ किया। जी, नूर मारिया और हमारे अरशद नवाब वगैरह। तो उन लोगों ने भी कहा था कि भाई हामिद भाई, आप भी ज़रूर वहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए। बहरहाल वक्त नहीं आया था, आज मौका मिल गया। नहीं, वो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जो इतनी जो मसरूफ़ियत रही है और आपका जो शेड्यूल है, आप जैसे लोगों का वक्त मिल जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। मैं ख़ास तौर से आपके इस चैनल को देखने वाले शायकीन की खिदमत में आदाब अर्ज़ करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ इन शायकीन और नाजरीन का जिन्होंने इतने बरसों तक मुझे झेला, बर्दाश्त किया और अब भी कर रहे हैं। हाँ, ये कहिए कि ये हौसले की बात है कि तकरीबन 40 सालों से जी आप लोगों की निगाहों में हैं, उनके दिलों में हैं और आज भी लोग उसी तरह से आपसे मोहब्बत करते हैं जैसा कि आज से बरसों पहले करते थे। जी। और खुदा बहुत अपने कम बंदों को वदियत करता है ये मोहब्बतें और ये इज़्ज़त। लेकिन बहरहाल इस बात की खुशी है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वाक़तन अगर देखा जाए तो हैदराबाद की इस सरज़मीन पे आपकी शख्सियत वो बिल्कुल एक चार मीनार जैसी है। क्योंकि मैंने जब भी कभी किसी के सामने आपका ज़िक्र किया, आपका नाम लिया, तो फ़ौरन किसी, आज तक मुझे कोई ऐसा शख्स मिला ही नहीं जो ये कहे कि मैं नहीं जानता। अरे हाँ, मैं जानता हूँ, वो डेढ़ मत वाले। तो ये आपकी शोहरत का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा बना। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप आए कैसे इस तरफ, आपकी शुरुआत कैसे हुई? ये तो क्या, तालिब इल्मी के ज़माने से ही जी, अक्सर बिश्तर फ़नकारों को उसी दौर से शौक़ लग जाता है। जी। तो मैं जब हाई स्कूल में था तो तभी से शौक़ रहा है। तो हमारी शुरुआत हुई ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद से। अच्छा। तो स्कूल के ज़रिए बच्चों को भिजाया जाता था बच्चों के प्रोग्राम में। इतवार को एक शो प्रोग्राम आता था रेडियो का, तो उसमें मशहूर शख्सियतें थीं। अजहर अफसर साहब बड़े मशहूर ड्रामा निगार थे और वहाँ के प्रोड्यूसर थे। जी। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ ऐसी स्टूडियो में हम आधा घंटा स्कूल के बच्चे, कोई नज़्म पढ़ता, कोई तकरीर करता। तो मुझे उस ज़माने में ही लतीफ़े सुनाने का शौक़ था। अच्छा। तो वो बहरहाल वो चलता रहा। उसके बाद फिर जूनियर कॉलेज में आए तो वहाँ पर तो कल्चरल सेक्रेटरी बन गए। तो स्टेज पर सालाना जलसों में तो न सिर्फ अपने आप को पेश करना बल्कि सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना का मौका मिलता रहा। जी। इसी तरह हिम्मत बढ़ी। फिर ग्रेजुएशन हुआ 1975 में, बीए किया मैंने। लेकिन पूरा रुझान इधर ही था मेरा कि भाई मैं इसी लाइन में कुछ कर पाऊँ
तो अच्छा है जी। और बहरहाल इस मामले में मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि अक्सर मैंने आजमाया है, बल्कि बहुत ही गंभीरता से गौर किया है कि बहुत सारे लोगों की कुछ सलाहियतें होती हैं जी, लेकिन बदकिस्मती से वो मजबूरन किसी और बिजनेस में चले जाते हैं या नौकरी में चले जाते हैं, तो वो जो उनकी सलाहियत होती है वो दफन हो जाती है। दफन हो जाती है जी। तो मैं उन खुशनसीबों में से हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं, और हैदराबाद के जो बाज़ौक़ सामीन और शायकीन उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी इतनी पजीराई की इन्होंने जी कि मुझे कबूल किया। 1970 से इस लाइन में लगा हुआ हूँ मैं, मतलब कमाई शुरू हो गई। दरअसल आपने एक दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया उन फनकारों के कि जो बेचारे अपनी ख्वाहिश के बावजूद कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। जी जी। एक शेर में ऐसे लोगों की नज़र कर रहा हूँ कि ऐसे फ़नकार भी खामोश नज़र आते हैं जी। ऐसे फ़नकार भी खामोश नज़र आते हैं जिनको हालात की लहरों ने उभरने न दिया। क्या बात है। तो महज इस वजह से कि उनके हालात उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देते, ऐसे बहुत सारे फ़नकार हैं। खुद मेरी निगाहों में कई ऐसे लोग हैं हाँ। कि जो बेचारे अपने रोज़ी रोटी के वजह से वो उस तरफ नहीं जा सके। एक चीज़ ये होती है कि इंसान की शुरुआत जो होती है वो शौक़ से होती है, जो बाद में जाके कुछ लोगों का प्रोफेशन बन जाती है। हाँ। बल्कि ये कहना चाहिए कुछ खुशनसीबों का प्रोफेशन बन जाता है। बेशक बेशक। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा हामिद साहब कि ये जो आपकी शुरुआत जो हुई, आपकी शुरुआत भी शौक़ से हुई थी। जी हाँ बिल्कुल। तो ये शौक़ प्रोफेशन में कैसे तब्दील हुआ और कब हुआ? मैं बहुत ही कम अरसे में, जब इंटर में मैं पढ़ता था नामपल्ली जूनियर कॉलेज में जी। मेरा मकान चार मीनार के करीब तारीख़ मोहल्ला है मुगलपुरा। अच्छा। तो वहाँ से आया करता था मैं। तो रास्ते में मुज़म्मिल मार्केट पे एक तहज़ीबी इदारा था, फाइन आर्ट्स एकेडमी जी, जहाँ पर फ़नकारों का जमघट लगा रहता था शाम के वक्त। अच्छा। अक्सर बीशतर और बड़े बड़े फ़नकार जी। मैंने देखा है वहाँ पर कि अज़ीज़ क्या नाम उनका म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे हैदराबाद के, नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी इस वक्त, विठल राव। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी शख्सियत, मुमताज़ साहब, काफ़ी जी, ड्रामा निगार कादर अली बेग, क्या बात है। और सीनियर फनकार हमारे दौलत राम जी और मुस्तफ़ा अली बेग, हिमायतुल्लाह, क्या बात। तो मैं इनको देख के बड़ा अजीब सा महसूस करता था कि क्या मैं इनसे मिल पाऊँगा। तो मैं कॉलेज से वापसी में शाम के वक्त 5 साढ़े 5 बजे साइकिल पे वहाँ साइकिल खड़ा करके वो देखता रहता था सेकंड फ्लोर की तरफ। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लग गया। तो वो लोग देखने लगे भाई बच्चा के शौक़ है, तो बहरहाल मौका दिया उन्होंने थोड़ा थोड़ा। पहला मौका फाइन आर्ट्स एकेडमी वालों ने नुमाइश सोसाइटी में मुनक़्क़िदा बैसाखी मेले में दिया मुझे, और हमारे हिंदी मिलाप के युद्धवीर जी थे एडिटर। अच्छा, बड़े वो भी सरपरस्ती करते थे जी। तो बहरहाल उसके बाद नुमाइश सोसाइटी, नुमाइश क्लब के प्रोग्राम्स, और पैसे मिलना शुरू हुए। वाह, चस्का लग गया। अच्छा। पहले बार ही 10 रुपये मिले। हाँ, 1970-71 की बात कर रहा हूँ जी। तो 10 रुपये बहुत बड़ी बात थी। सही है। तो मैंने सोचा कि भाई ये काम तो अच्छा है, बशर्ते कि मिलता रहे। जी जी। बहरहाल इन्हीं दिनों में पढ़ाई के ज़माने में ही अपना खर्चा मैं निकाल लेता था। माँ बाप को जहमत नहीं देता था मैं कि मैं, मतलब वो जो एक ऑब्सेशन था आपका, बाद में वो आपका प्रोफेशन बन गया। और फिर तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी को बहुत ही अपनी पजीराई की निगाहों से देखते हैं, या कोई हमारा आइडल होता है और हम सोचते हैं कि काश हम भी ऐसे हो पाते। जी जी। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि आप उनसे मिलते हैं। जी जी। मिलते वक्त जो एक तहरीक होती है अंदर, जो एक कैफियत होती है, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन वहाँ से गुज़र के जब आप उस मकाम तक आए कि जिनका भी आपने जिक्र किया, कादिर अली बेग साहब, दौलत राम साहब, इन जैसी पोजीशन पे आने के बाद जब लोग आपसे मिलने के लिए बेचैन होने लगे और ये सोचने लगे कि मुझे हामिद कमाल जैसा बनना है, फिर आपको किस तरह के एहसासात हुए? खुशी तो होती थी, लेकिन मैं जितने भी नौजवान अभी मिलते हैं मुझसे आके कहते थे कि भाई हमको आपके जैसा बनना है, आप मौका दीजिए, तो मैं यही कहता था उनसे, भाई देखो इसमें कठिनाइयाँ बहुत हैं, सीखना बहुत ज़रूरी है जी, और अचानक से सब कुछ नहीं मिल जाता, और पढ़ाई ज़रूरी है। क्योंकि मेरे माँ बाप भी सब घरेलू, हमारा जॉइंट फैमिली सब तालीमी याफ्ता थे, और मेरे चचा जो कमर्शियल टैक्स के डिप्टी कमिश्नर थे, सैयद मसूद अली, तो वो कहते थे कि बेटे जो करना है तू कर, लेकिन अगर तू ग्रेजुएट है तो हमारे ख़ानदान का है।
अच्छा, नहीं तो नहीं है। मतलब तालीम का बहुत ही प्रचलन था आपके तो खानदान उसके फायदे हमको बाद में महसूस हुए जी, कि जाहिर भाई अगर वो तालीम हमें न मिली होती तो हम इस काबिल नहीं बनते काबिल थे। नहीं होते, सही। बहरहाल उन लोगों की भी सरपरस्ती मिली, हालांकि मार भी पड़ती थी बहुत जी जी। कि किसी मुशायरे में चले गए, किसी कल्चरल प्रोग्राम में चले गए, रात देर हो गई घर आने में तो बेत की छड़ी से मार पड़ती थी। असल में क्या है कि उस ज़माने में बच्चों की परवरिश का अंदाज एक अलग हुआ करता था। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो चूँकि हम लोग अभी ताल्लुक़ कहीं ना कहीं उसी दौर से, उसी ज़माने से है, ये सारी चीज़ें उस दौर के हर शख्स ने सही हैं। और यही वजह है कि उनकी जो किरदार साजी होती थी, जिस तरह से की जाती थी, तो उसके बाद वो जो निकलते थे तो अपनी जगह पे बिल्कुल सुतून साबित होते थे। बिल्कुल सही। इसमें हमारे इस्लाफ का, हमारे बड़ों का, हमारे बुज़ुर्गों का बहुत बड़ा एक ये कारनामा कह लीजिए, या उनकी वजह से ही आज हम लोग जो हैं वो महज सिर्फ़ और सिर्फ अपने बड़ों की वजह से ही नज़र आते हैं। क्योंकि उनकी वो सख्तियाँ जो हम समझते थे उस ज़माने में कि बड़े सख्त हैं, ये बहुत जुल्म करते हैं, आज एहसास होता है कि उन्हीं सख्तियों ने हमें पत्थर बनाया है कि हम हालात से किसी भी तरह का हो मुकाबला कर सकते हैं। जी, हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी जनाब हामिद कमाल साहब से, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपकी सेहत और तंदुरुस्ती का राज छुपा है आपके मुंह की सफाई और दांतों की मजबूती में, तो ख्याल रखिए। और दांतों से जुड़ी हुई किसी भी तकलीफ के लिए कांटेक्ट कीजिए रीडिज़ाइन बंजारा हिल्स सिटी सेंटर के बगल में। रीडिज़ाइन। ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं जावेद नसीम आप लोगों की खिदमत में। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब हामिद कमाल साहब से, और अब उसी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से की तरफ आते हुए हामिद भाई जी जी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हमारी चल रही, और मैं समझता हूँ कि आज की ये शाम बड़ी ही यादगार शाम बनने वाली है, मेरे लिए भी और मेरे देखने वालों के लिए भी। ये आपकी जो एक शोहरत को 4 चांद लगा, बल्कि मैं ये कहूँ कि 14 चांद लग गए। ये जो चांद लगे ये 1.5 मतवाले के हवाले से लगे। जी जी। तो 1.5 मतवाले की शुरुआत आपने कौन से साल में की? ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? मैंने बताया ना कि मेरी इस लाइन में शुरुआत तो 70-71 से हो चुकी थी जी। इनफरादी तौर पर मैं मिज़ाहकार था, जिसको आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हैं जी। वो करता था मैं। उसके बाद रफ्ता रफ्ता फिर मैंने सोचा कि भाई ये कोई ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो रहा है, गज़ल का प्रोग्राम हो रहा है, बीच में 15 मिनट में खड़े होकर सुना रहा हूँ, बात नहीं बन रही है कुछ, और लोग जो है तंज़ो मिज़ाह को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना एक मज़ाहिया शो ऑर्गेनाइज़ किया जाए। हाँ, क्योंकि वैसे में एक चीज़ और भी थी, खबात में ये भी चीज़ मैंने अक्सर महसूस किया है जब मैं देखता था बहुत अच्छे आर्टिस्टों को स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए 10 मिनट 15 मिनट के लिए, तो मुझे भी ये ख्याल आता था कि आखिर ये भी तो एक फ़नकार हैं जी, और इतने पाए के फ़नकार हैं, तो इनके लिए कुछ बिल्कुल फुल फ्लेजेड क्यों नहीं होता? हाँ। क्योंकि उस वक्त उनकी हैसियत जो थी एक फिलर की होती थी। बिल्कुल सही कहा। एक वो चल रहा है, एक प्रोग्राम चल रहा है, बीच में थोड़ा सा उन्हें कपड़े बदलने हैं, रेस्ट लेना है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सही करना है, तो लाओ भाई एक फिलर को डाल दो। जी जी। तो वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि एक फनकार के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही थी, वही खलता था मुझे जी। और आपने एक तरह से उन फनकारों के लिए भी एक बड़ा इंसाफ का रास्ता चुना, बल्कि ये मैं कहूँगा कि आपने उन्हें अपनी एक शिनाख्त, बल्कि एक प्लेटफॉर्म दिया 1.5 मतवाले से। जी हाँ। तो मैंने क्या किया उस वक्त, रविंद्र भारती, और मेरी जिद ये थी कि मैं शुरुआत करूँगा तो ऊंचे लेवल पे करूँगा, तो रविंद्र भारती थिएटर बुक की मैंने, जब 500 रुपये किराया था उसका, आज 25,000 रुपये है जी। तो ये 1975 की बात है, 1975। तो मैंने शो तो थिएटर तो बुक कर लिया, अब करूँ क्या? तो मैंने कहा मैं अकेला तो कर नहीं सकता, अब बहुत सारे गाने ऑर्केस्ट्रा रख दूं, बीच में मैं कुछ सुनाऊं तो मज़ा नहीं आएगा। मैंने फिर दूसरे हमारे मिज़ाहकारों से रब्त किया, सीनियर फनकार हैं मेरे, हमीद रशीद, दौलत राम, और मेरे साथी फनकार दूसरे जितने भी, सबसे रब्त किया मैंने। तो भाई किसी ने मेरी हौसला अफजाई नहीं की। तो फिर एक मेरे साथी आबिद अली मिले, अच्छा, तो जो मुझसे थोड़ा सीनियर थे, तो उन्होंने कहा अमित भाई कोई साथ नहीं देगा, मैं साथ दूंगा तुम्हारा, पैसे भी लगाऊंगा, तुमने 500 रुपये लगाए हैं, मैं भी 500 रुपये लगाऊंगा, लेकिन हम कुछ अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे। तो बहरहाल इस तरह से आबिद अली हामिद कमाल नाइट की शुरुआत हुई, इस उन्वान से। ओके। और उसमें खुसूसी मज़ाहिया खाका 1.5 मतवाले के नाम से इस तरह से इश्तिहार में दिया जाता था। तो लेकिन अब जब हमने देखा कि टिकट जो खरीदने लोग आ रहे हैं, टिकट का ज़माना था, और उस वक्त टिकट रहा करता था 10 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये थिएटर पे जी। तो टिकट ब्लैक होने लग गई, इतना लोगों ने पसंद किया। अच्छा। तो 10-25 रुपये में टिकट बिकने लग गया, और हमारी खुशी की इंतहा न रही।
तो लोग आके बोलते थे भाई दिल मत वाले प्रोग्राम यही है क्या, दिल मत वाले का टिकट दो। मैंने सोचा सही बात है, ये लोगों के ज़बान पर आबिद अली, हामिद कमाल, नाइट का नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा ये है। चल रहा है, जी। तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। तो ये उन्वान तो ये जो आपने डेढ़ मतवाले का जो उन्वान आपने रखा था, तो इसके लिए कोई ख़ास कॉन्सेप्ट आपके जहन में था? ये डेढ़ क्यों, दो क्यों नहीं? ना, वो था ये चक्कर कि मेरे जो साथी हैं सुभानी, अच्छा अच्छा जी, माशाल्लाह अब भी मेरे साथ काम कर रहे हैं जी जी तो उनका ख़त कम है ना, जी, तो हम दोनों की जो जोड़ी है, अच्छा उस हवाले से डेढ़ हाँ, मतवाले। अच्छा, तो हम अच्छा। जो शो रविंद्र भारती में जो शो कर रहे थे उससे पहले एक शो हुआ था, तो उसमें अनाउंसर की हैसियत से मैं रिक्वेस्ट की थी मैंने खादर अली बेग साहब जो मेरे उस्ताद थे ड्रामे के, जी, कि भाई आप आके हमारा तारुफ दीजिए। हम्म। हाँ, तो उस ज़माने में माइक पर अनाउंसर तारुफ देते थे, तो उनके मुँह से निकला ये लफ्ज़ अच्छा कि ये अच्छा, फाइन आर्ट्स एकेडमी के दो फनकार आ रहे हैं आपको हंसाने के लिए, कुछ नया खाका पेश कर रहे हैं। ये दो फनकार हैं, है तो दो लेकिन ये डेढ़ दिखाई दे रहे हैं, अच्छा अच्छा, और डेढ़ मतवाले आ रहे हैं। हाँ, तो बस उनके मुँह से जो अल्फाज निकले तो मैंने बोला कितना और अच्छा बड़ा लगा। कैची था ये, बहुत ही कैची था। हाँ। और फिर बाद में मुझे मालूम भी था कि उन्वान कहाँ से आया। जी, ये है इब्ने सफ़ी जासूसी नावल मैं वही अभी कहने वाला था। का एक जी, उन्वान था। जी। इब्ने सफ़ी की नावल होती थी, जासूसी दुनिया के हवाले से उनकी जी हाँ, जी हाँ। निकलती थी, सीरीज निकलती थी, सीरीज, तो उसकी इमरान एक- सीरीज, उसमें वो Correct, डेढ़ correct। मतवाले उस उसका- जमाने में मैं भी बहुत पढ़ा करता तो वो था। बड़ा मशहूर भी था वो जी, नाम। जी, तो हाँ। वो हमने नाम इख्तियार किया। बाद में हुआ ये कि हम लोगों को वहाँ से नोटिस भी आई हमको, हाँ कि पब्लिकेशंस की तरफ से, जो अब्बास हुसैनी साहब थे। हाँ, बासु से। हाँ, तो जी। वो जो कि भाई ये नाम आप क्या समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर मैंने वजाहत दी उनको, ऐसा ऐसा है, हमारा कोई नावल से फ़ायदा उठाना या ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जोड़ी है, अगर आप इजाज़त दें तो इस काम को हम कंटिन्यू करेंगे, जी। वरना नहीं। तो उन्होंने इजाज़त दी, बाज़ाब्ता लेटर लिखा मुझे, मेरी खुशी की इंतहा न रही। बहरहाल इस तरह से मैं आपको इस ज़मन में एक और बात बताऊं कि जिस ज़माने में जासूसी दुनिया अपने वो निकाल रहे थे सीरीज़, जी इमरान और फरीदी के, तो उस ज़माने में डेढ़ मतवाले, वो उसकी जो ज़ख़ामत होती थी वो आपके लगभग 130-32 पेजेस जी की हाँ, होती जी हाँ। थी, जो निकालते थे यूजुअली हर महीने। हर महीना था। लेकिन डेढ़ मतवाले जो उन्होंने निकाला था, अपना सालाना वो नंबर निकाला था, अच्छा। और उसकी ज़ख़ामत 324 पेजेस थी। अच्छा, वो अभी याद नहीं उतना मुझे। नहीं, मुझे याद है, क्योंकि तो वही मुझे मतलब बहुत ही वो कैरेक्टर्स जो थे बड़े मेरे पसंदीदा थे, इसलिए मेरे जहन में आज भी अरे रह मैं गया भी वो। दीवाना आज भी, हाँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है इब्ने सफ़ी की और तहरीर। सबसे बड़ी बात यह है कि इब्ने सफ़ी साहब की तहरीरों में जिन इन्वेंशंस का वो जो इजादात का जिक्र करते थे, ओह। 40-45 साल के बाद अब देखिए कि वो चीज़ें अब हम देख आ रहे रही हैं। हैं। हाँ, ये लोग क्या थे और इनकी जहनी उड़ान हैरत अंगेज, कितनी क्या थी, ये बहुत मतलब हैरत अंगेज बात है। हैरत अंगेज वाकई। तो ये जो आपके डेढ़ मतवाले का जो आपने बनाया, तो ये फिर इसके यूनिट में और मतलब किस किस तरह के आप हाँ, मैं सुबहानी मिल के मज़ाहिया खा के पेश करते थे, छोटे छोटे, मतलब 10-10 15-15 मिनट के। आबिद अली इनफरादी तौर पे अपने कुछ मिमिक्री आइटम करते थे। फिर हमने सोचा कि नहीं, हम दोनों तीनों को मिल के करना चाहिए। तो बहरहाल एक टीम बन गई, 2-3 म्यूजिशियन साथ रहे, और भी साथी फनकार रहे, और ख़ातून शमा सुल्ताना को हमने इंक्लूड किया। तो कुछ इतनी ज़्यादा शोहरत मिलना शुरू हो गई कि अजला से हम लोगों को दावतें आना शुरू हो गई। फिर अजला से फिर महाराष्ट्र, शोलापुर, पूना, फिर बॉम्बई, तो कमर्शलाइज हो गए हम लोग एकदम। जी। तो इतना मतलब पजीराई हुई। उस ज़माने में थिएटर का शौक़ बहुत ज़्यादा था। जी तो बम्बई, खासतौर से महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, जी बेंगलोर में, पूरे बेंगलोर के आसपास जितने भी शहर हैं, गांव हैं, जिनके नाम नहीं मालूम थे हम लोगों को, चिकमगलूर, टुमकुर, KGF, अजीब अजीब से नाम थे। और इधर मराठवाड़े में सेलू, बसमत, परभनी, इंगोली, पाथरी, तो ऐसे ऐसे गाँव, मतलब उस हवाले से आपने जो है पूरा हिंदुस्तान घूम लिया, उससे घूमने का मौका मिल गया। जी, बहुत जी। अच्छा मौका मिला। फिर दिल्ली में भी हुआ प्रोग्राम, मगर उत्तर भारत में ज़्यादा नहीं। कलकत्ता एक ही बार मौका मिला हमको। अच्छा कलकत्ता गए हम लोग, वहाँ से फिर पटना गए। अच्छा पटना में एक शो हुआ हमारा, वहाँ पर बड़ा मशहूर हॉल है, कृष्णा। अच्छा कृष्णा मेमोरियल हॉल ऐसा कुछ है, राउंड है, काफ़ी बड़ा हॉल है, आज भी है वो। तो उधर भी मौका मिला, लेकिन उधर हमको बड़ा वो था कि उधर ज़्यादा करें हम, क्योंकि उर्दू के हवाले से कलकत्ता में और पटना में, बिहार में
ज़्यादा चलन है ना उर्दू हिंदी का, जी जी। लेकिन उधर ज़्यादा मौके नहीं बन पाए क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर था। कलकत्ते में आपने कहाँ पे किया था? हॉल का नाम तो याद नहीं है मुझे, मगर अच्छा। कोई थिएटर थी, बहरहाल मुकामी कोई एसोसिएशन थी, अच्छा, उन्होंने अच्छा। मधु किया था कोई सालाना मौके पर। मुझे यहाँ तक याद आता है कि शायद ये कला मंदिर में किया था। कला है ना? मंदिर, राइट। क्योंकि वो मेरे स्कूल का टाइम था और उस ज़माने में दो हैदराबाद के प्लेज ने बड़ा तहलका मचाया था। एक जी। आपके बब्बन खान साहब हाँ, का बिल्कुल सही है। अदरक के पंजे, उसके बाद फिर डेढ़ मत वाले। जी हाँ जी, मैं समझता हूँ कलकत्ता का जो सफ़र था हमारा ये 80 1979 या 80 की बात है। 79 के आसपास की बात है। बात जी। है। बहरहाल उसके बाद करते 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 सारा हिंदुस्तान, फिर अल्लाह ने मौका दिया बैरूनी ममालिक। जी। सबसे पहला ग्रुप है मेरा जो 7 फनकारों को लेकर मुझे जाने का मौका मिला जद्दा, सऊदी अरब। पहला मौका 1980। जी। तो वहाँ भी हुआ, बहुत पजीराई हुई। बहरहाल पजीराई की बात अगर आप करें तो आपकी फ़नकाराना पुख्तगी की बात इस बात से इजहार हो जाता है कि एक मौके पे बॉम्बे में जॉनी लीवर साहब से जिक्र हुआ तो कहने लगे, अरे क्या बात है उनकी, मैं तो फ़ैन हूँ उनका। तो मैंने सोचा कि जिस इंसान का सारा ज़माना फ़ैन है, जिसकी कॉमेडी का, कि जो सिर्फ स्क्रीन पे आता है तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं, वो शख्स अगर ये कह रहा है कि भाई मैं उनका फ़ैन हूँ, तो फिर वो शख्स कितना बड़ा फ़नकार होगा। दरअसल इस किस्म के जो वाक़यात हैं, जी। उस ज़माने में मैं कुछ इतना मसरूफ़ भी रहा और अपने काम में इतना मगन रहा कि इन वाक़यात को मैं अहमियत नहीं दे पाया। पता नहीं क्यों। वो जैसे कि आपको याद दिलाऊँ मैं 1980 के आसपास में, 80 या 81 की बात है, 1980 की, बम्बई में, सॉरी बेंगलोर के टाउन हॉल में हमारा शो चल रहा था। अच्छा। और वहाँ पर 7 दिन में 14 शो, 6 से 9, 9 से 12, इतना क्रेज था काफी लोगों हेक्टिक। को। हाँ। तो शो चल रहा है हमारा, तो अचानक मेरी नज़र पड़ी, हमारा स्किट चल रहा था खाका, इसके बाद इंटरवल होता है 1.5 घंटे के बाद, तो एक खाका चल रहा है मेरा और सुबानी का। सामने नज़र पड़ी तो सोफ़ा था सामने, सोफे की लाइन में महमूद। अच्छा। तो लीजेंडरी कॉमेडियन हिंदुस्तान का, मैं तो मानता और हूँ हैदराबाद से ही ताल्लुक उनसे उनका बड़ा भी। कॉमेडियन सही है। मैं किसी को नहीं मानता। बिल्कुल सही। तो महमूद साहब बैठे हुए हैं सामने। फिर बोला महमूद क्यों आएंगे भैया। बहरहाल वो इंटरवल का पर्दा गिरा तो वो चूँकि पब्लिक घेर लेंगी बल्कि, इसलिए महमूद साहब उनके साथ जो शख्स थे उनको स्टेज पे लेके आ गए। आके जो मिले हैं मुझसे तो हैरत, खुशी इंतहा न रही। सही। और वो शख्स हमसे भी आ रहा है और ये बोले, वाह बहुत खूब, क्या नाम है आपका। मैंने कहा हामिद कमाल। कमाल कर दिया यार। तो फिर वो, ये आपका नाम क्या है? तो सुभानी। सुभान अल्लाह। क्या बोले क्या बहुत अच्छा करते हो तुम लोग, कल क्या कर रहे हो? रोज़ यही कर रहे हैं। नहीं, कल दिन में, कल जुमा है और जुमे की नमाज हम हमारे एरिया में पढ़ेंगे और लंच हमारी तरफ से। क्या बात है। तो यलाहंका में उनका फार्म हाउस था, तो जहाँ पर सारा कमाराबाद की शूटिंग हुई थी, तो वहाँ उन्होंने मधु किया, बुलाया, बिठाया और इतनी दोस्ताना बातचीत कि मैं बोल नहीं सकता। जी। तो महमूद साहब ने कहा, यार ये लिखता कौन है यार? तो बोला, मैं और आबिद अली हम दोनों में लिखते हैं। तो कलम मैं पकड़ता हूँ, ये कुछ बोलते रहते हैं तो मैं भी बोलता हूँ। ये अच्छा, हमारे लिए लिखो यार कुछ। क्या मुझे यकीन नहीं आ रहा है, महमूद जैसा आदमी बोल रहा मेरे लिए लिखो। जी। तो बोला, भाई नहीं, हम अपने आप के लिए लिखते, दूसरों के लिए नहीं लिखते। हाँ। इसी तरह नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, टीवी सीरियल का। तो उस वक्त दूरदर्शन एक ही था शायद, डीडी या DD2 स्टार्ट हुआ था। काफी जमाने तक DD1 रहा, उसके बाद फिर DD2 तो आया बरसों के उनकी बाद। ख्वाहिश थी भाईजान की, मेट्रो। हाँ। महमूद भाईजान कहते थे सब। भाईजान की ख्वाहिश थी कि भाई अब फिल्मों से उन्होंने किनारा कशी कर ली थी, तो बोले उनका इरादा था कि टीवी पर, दूरदर्शन पर एक सीरियल पेश करें। तो उन्होंने उन्वान भी ऐलान कर दिया, सोच रखा था महमूद ख्यालों में। अच्छा। उसका अनुमान था। और उन्होंने कुछ वो दिए कंटेंट्स, 1 लाइन कंटेंट्स दिए हम लोगों को, बोले इसके ऊपर लिखो तुम। तो उस पर मैंने और आबिद अली ने 10 एपिसोड लिखे। अच्छा। लिखने का एक तजर्बा रहा, और वो भी टेक्निकल। अच्छा। मतलब ये हमारी स्टेज की टेक्निक अलग होती है, टीवी की टेक्निक अलग होती है। हाँ। तो उन्होंने भी सिखाया, इसको सीन ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। लिखा हमने, 13-14 दिन वहाँ रहे यलांका उनके फार्म हाउस पर। कोई काम ही नहीं था, लिखते रहना, सो जाना, बस उनको सुनाना। वक्त ही वक्त है हमारे पास। जी। बहरहाल वो एक गलती ये होती थी महमूद भाईजान से, अब इतना बड़ा फनकार है, बोलता था यार ये सब अच्छा लिखा तुमने,
लेकिन इसको ऐसे कर दो। तो वो क्या करते थे, जूम आने कर देते थे। मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता जूम आने कॉमेडी, आज भी नहीं करता मैं जी। तो भाई मैं बोलता था भाईजान ये वल्गैरिटी आ जाती है यार, क्या बात कर रहा है तू, वल्गैरिटी के बगैर कॉमेडी हो ही नहीं सकती, उनका कहना था। अच्छा। हाँ, मगर बोला भाई हो ठीक है आप बोल रहे हैं तो, लेकिन दूरदर्शन है, सरकारी चैनल है, वो लोग कबूल नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। हाँ सही। तो तू किससे बात कर रहा है तू, मैं महमूद हूँ, मैं अप्रूव करवा लूँगा यार। इतना ओवर कॉन्फिडेंस था उनको। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो मेरी बदकिस्मती, हमारी बदकिस्मती या उनकी कि वो इतने चक्कर लगाए उन्होंने, बेंगलोर से दिल्ली मंडी हाउस हाँ अप्रूव नहीं हुआ, वो चला गया उसमें डब्बे में चला गया, हमारी पूरी सलाहियतें खत्म। उस ज़माने में क्राइटेरिया भी जो था बहुत ही सख्त हुआ करता जी, था। जी। जैसे आजकल कुछ भी हम लोग पेल देते हैं, मैंने पेल देते हैं कि लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया कि आजकल इससे बेहतर कोई लफ्ज़ मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि पहले हम लोग पेश किया करते जी थे। हाँ। तो पेश करने में क्या होती थी कि क्रिएटिविटी होती थी, जी। अपनी एक क्रिएशन होती थी, उसके पीछे एक मकसद होता था, समाज के लिए एक मैसेज होता था। जी। अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब क्या है कि उठाओ और पेल दो। हाँ, तो ये एक सिलसिला चल गया। उसके बाद फिर कुछ एक ऐसा दौर आया, जगदीप साहब कॉमेडियन, जी। हम लोग बम्बई गए शो के लिए, बिरला हॉल में शो चल रहा था, तो हमारे एक दोस्त ने कहा यार तुम जगदीप साहब आपसे मिलना चाहते हैं, तो चलोगे? तो मैंने कहा अरे भाई ज़रूर चलेंगे। जी। उनके घर ले गए, जुहू में घर था, जब जावेद यंग था लड़का, जी। तो बहरहाल घर पे गए, खाना वाना खिलाया, बोले मैं आपका बहुत फ़ैन हूँ, आपके कैसेट्स हैं मेरे पास हैं। जगदीप भाई, अरे क्या अरे भाई बोला ये इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत है, हाँ, हम हाँ। सोच रहे थे कि क्या है ये आखिर। बोले आप लोग क्या कर रहे हैं हैदराबाद में, यहाँ आओ यार, यहाँ कुछ करो। मैंने नहीं भाई अभी इसी में हम खुश हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए कुछ लिखो। अच्छा। आए। चलो कुछ डायलॉग फिल्मों में छोटे छोटे दिए उनको। उसके बाद हुआ ये कि नावेद उसका छोटा वाला भाई, हाँ। तो उसको इस्टेब्लिश करना चाहते थे जगदीप साहब, तो सोनी टीवी पर तो उन्होंने एक जलवे जगदीप के अच्छा करके एक सीरियल बनाई उन्होंने, और उसका पूरा हमारे को वो वन लाइन्स बना दिया कि ये लाइन है, शुरू ऐसा होगा, उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो उसमें भी मैंने, आबिद अली ने बम्बई में रहकर एपिसोड लिखे, 10 एपिसोड लिखे डायलॉग के साथ। अब हम उनको ये बदकिस्मती समझिए, पता नहीं क्या है हमारे साथ। बहरहाल हुआ ये कि उसके बाद जब वो शुरुआत करना चाहते थे, अचानक वो नावेद जाफरी का दोस्त है रवि बहल, उन दोनों को बूगी वूगी नाम का एक सीरियल मिल गया, डांस के ऊपर वो बेस करता उसमें कुछ करना ही नहीं था उनको, खाली बैठे रहना, जज करना, बीच बीच में कुछ पंचेस देना। तो वो इतना हिट हो गया, 14 साल चला वो, उसी में बिजी हो गए वो लोग। बाद में 14 इयर्स मेरे ख्याल से हाँ। जितने भी सीरियल्स चले हैं इस टाइप के, उनमें सबसे तवील जो है वही था। तो जावेद को बड़ा अफसोस रहा, जगदीप भाई को अफसोस रहा कि भाई इतना अच्छा सीरियल लिखा था आपने, कर नहीं पाए हम लोग। जी ठीक, बहरहाल ऐसा होता है इस लाइन में, वरना अगर ये क्लिक होते उस ज़माने में तो हम इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर पाते। हाँ, क्योंकि अब तो चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं और इतनी इजी टू रीच हो गई हैं। जी। ये और बात है कि बिल्कुल क्राइटेरिया कहीं से कहीं पहुंच गया है। तो बहरहाल ये जो सफ़र रहा आपका बड़ा ही रंगारंग रहा और बहुत सारे तजर्बात से भरा हुआ रहा। और इस बात को मैं ख़त्म नहीं भूल सकता, ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतों की जो मुलाकातें होती हैं ना। जवानी तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा जी, बहुत ही मुझे इज़्ज़त देता है, हामिद भाई कहता है जी। आज भी मैं उसके लिए करता हूँ काम, कुछ लिखता हूँ, फिल्म की सिचुएशन देता है, वो अचानक दे देता मुझे कि भाई शूट है ये मेरा कल, ये सीन है, इसमें कुछ पंचेस दो, मैं देता हूँ आज भी उसको। और एक बार मुझे सबसे ज़्यादा जो मसरत हुई दुबई में जी, 1900 मैं समझता हूँ 93 या 95 की बात है, हम लोग शो करने गए, तो वहाँ मुलाकात हुई मोइन अख्तर साहब। अरे क्या पाकिस्तान के, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन, क्या बात, बहुत बड़ा फ़ैन था मैं। हालांकि वहाँ के दूसरे बहुत सारे फ़नकार हैं जी। उमर शरीफ, तो वो मुझे भी पसंद नहीं जो आता। बात मोइन साहब में थी, किसी में वो मेरे ख्याल से लाखों में किसी एक में होती अलग अलग किरदारों की अदायगी और ज़बान और बयान। तो हुआ ये कि वो मिला जुला शो था, कॉमेडी एक्सप्रेस के नाम से एक ऑर्गेनाइजर ने बुलाया था, उधर से मोइन अख्तर आए थे और उमर शरीफ आए थे, यहाँ से मैं और आबिद अली गए थे, तो स्टैंड अप कॉमेडी शो था। तो वहाँ पर मोइन भाई
मैं चाह रहा हूँ कि कोई मिलाए मुझसे उनको। अच्छा। तो लेकिन वो इधर हम इधर। तो जब मैं परफॉर्म कर मैं आया, अपना मुजाहरा फ़न का करके पीछे आया ग्रीन रूम में, तो बोले यार हामिद कमाल तुम हो? हाँ। मैंने कहा जी मोइन भाई। अरे यार मैं तो समझता था कि कोई उमर रसीदा आदमी है, हाँ। तुम तो लड़के हो। मैंने कहा भाई लड़का ही हूँ आपके सामने में। तो भाई शाबाशी दी थी उन्होंने जी कि भाई हिंदुस्तान में इतनी अच्छी उर्दू बोल लेते हो तुम, वरना दूसरे हम बम्बई के फनकारों को सुनते हैं तो उनका जो प्रेजेंटेशन है, एक तो वल्गैरिटी, डबल मीनिंग और ज़बान अच्छी नहीं। आप इतनी अच्छी ज़बान बोल लेते हैं, वही हैदराबाद के हैं भाई, बोल लेते हैं, जाहिर है। फिर आपसे भी मुतासिर हैं हम। तो बहरहाल वो लम्हात मैं कभी भूल नहीं सकता। बहरहाल अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों से मुलाकातें रहीं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है। लोग अक्सर तंजिया और कुछ चाहने वाले बोलते हैं, क्या हामिद भाई, हैदराबादी लहजे में बोलूँगा, क्या हामिद भाई 40 साल हो गए झक मरा रही है लाइन में, तुम क्या कर लिए भाई आखिर तुम? आज कहाँ रहना था बम्बई में, उन्हें वहाँ चले गया, इन्हें यहाँ चले गया, तुम यही जा गली कुचों में वही 1.5 मुताले रविंद्र भारती में कर लेते पड़ रहे। कपिल शर्मा देखो कहाँ पहुँच गया, तुम क्या कर रहे हैं यार? तो ये सब मुखद्दरात के खेल हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शोहरत, मैं दौलत की बात नहीं करूँगा, अगर मैं शोहरत के हवाले से बात करूं तो जो शोहरत आपको मिली है और जितनी देरपा शोहरत आपको मिली है, आपने जिनका नाम लिया, ऐसे फनकारों को हमने देखा है कि ये आते हैं हवा में, एक हवा चलती जी, है, जी जी, कुछ खुश्क पत्ते उड़ते हुए आते हैं और आपकी छत पे, आपकी मुंडेर पे बैठ जाते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद एक हवा चलती है, फिर वहाँ से वो उड़ते हैं और फिर ज़मीन पे नज़र आते हैं। लेकिन आपकी जो फनकारी है या आपके जो कैरियर का मामला रहा, वो मैंने देखा है कि मेरा ख्याल है कि तकरीबन 40 साल से भी ज़्यादा, 42-43 साल, 43 साल चल रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि 42-43 साल पे मुहित है ये। तो इतनी बड़ी शोहरत और इतना तवील वक्फा शोहरत का, ये मेरे ख्याल से बहुत ही खुशनसीब फनकारों के हिस्से में ही आती है, इस मामले ये में तो सबके हिस्से में नहीं आती। बात आपने मोइन साहब की कही, मैं बहुत कम लोगों से ज़िंदगी में मुतासिर हुआ हूँ जी। तो अगर मैं कहूँ तो, अगर चूँकि बज़ाते ख़ुद मैं एक अदाकार हूँ, तो अदाकारी के मामलात में मैं या तो दिलीप कुमार साहब से मुतासिर हुआ और या फिर मोइन अख्तर साहब से मुतासिर हुआ। और आप यकीन करें कि जब मैंने उनका शो लूज टॉक देखना शुरू किया जी, तो जैसे जैसे मैं एक एक एपिसोड देखता गया, मैं उनका गर्विदा होता गया। बेशक। और आज इस मुलाकात के बाद मैं आपके सामने एक बात और भी कहने वाला हूँ, उसी हवाले से आपने मोइन साहब का जिक्र करके मेरी उस चीज़ को बहुत आसान कर दिया है। तो हामिद भाई, ये जो इतना तवील सफ़र आपने गुजारा, बहुत कुछ आपने खोया, बहुत कुछ पाया, कोई ऐसा लम्हा जो आपको याद रह गया हो? नहीं, ये सब वाक़यात जो मैंने कहे आपसे, ये तो लम्हात हुए। हाँ। इन लम्हात के दरमियान कोई ऐसा लम्हा? नहीं, वो सबसे बड़ा लम्हा, जैसे आपने नाम लिया दिलीप कुमार साहब जी, तो कौन ऐसा अदाकार होगा जो दिलीप कुमार का फ़ैन ना हो? बिल्कुल। मैं भी बचपन से दिलीप साहब का फ़ैन हूँ, बल्कि मेरी जो शुरुआत हुई थी इस लाइन में, मैं कुछ नहीं आता था मुझे, सिर्फ दिलीप साहब के मुकाले में। क्या बात है। वो रट लेता था, मैं स्टेज पर वही बोलता था और तालियां बजती थी और मुझे बड़ा शाबाशी मिलती थी और फिर उनकी मिमिक्री करता था मैं। मगर ख्वाहिश थी कि भाई दिलीप साहब से मुलाकात हो कभी। अच्छा। तो ये लम्हा देखिए आप, बड़ा ही यादगार है। हैदराबाद में ही बेगमपेट में एक शादी का फंक्शन था, कोई जैन बिरादरी है। अच्छा। तो वो दिलीप साहब के दोस्त थे, काफ़ी वर्ष पुरानी बात है। तो उस शादी के प्रोग्राम में यहाँ का एक ऑर्केस्ट्रा है, अमेठी म्यूज़िकल ट्रूप, उसके मेरे दोस्त हैं रूफ़ी। अच्छा। रूफ़ी साहब थे और मैं उस ग्रुप का एंकर था। अच्छा। एंकर प्लस कॉमेडी करना मेरा। तो बेगमपेट में प्रोग्राम था शादी का जी। तो शादी से एक दिन पहले वो घर बहुत बड़ी देवड़ी है, अभी भी है वो, तो वहाँ पर एहतमाम है, पता चला कि दिलीप साहब आने वाले हैं। अच्छा। यकीन ही नहीं आ रहा था। हाँ। फिर जब हम पहुँचे, देखा तो स्टेज पे हम लोग बैठ गाने वाने गा रहे थे, मैं अनाउंस कर रहा था जी। तो स्टेज के पीछे मोहम्मद अजीज़ प्लेबैक सिंगर भी अच्छा थे। अब उनको भी मदऊ किया मैंने, वो गाए। हाँ। बाद में शाहिद बिजनौरी साहब, क्या बात, बहुत मशहूर कॉमेडियन जी। शाहिद भाई मुझे जानते थे, मैं हाँ। जाके शाहिद भाई मिला तो बोला भाई यूसुफ साहब आए क्या? बोलता हाँ है ना, पीछे हैं। तो उनके लिए अलग से एक टेंट लगाया गया था। अच्छा। तो ग्रीन रूम की तरह। अच्छा। तो शाहिद भाई प्लीज़ सर मैं मिलाता हूँ। तो अलग से उन्होंने जब मुलाकात करवाई साहब, वो लम्हा में कांटे आ रहे हैं मुझे, तो हम लोग को ले गए ऐसा वो
इजाज़त मांगी, यूसुफ भाई आ सकते हैं क्या? तो उन्होंने इशारा किया तो मेरे को लेके गए अंदर। बोले यूसुफ भाई ये हामिद कमाल हैं, हैदराबाद के बहुत ही बेहतरीन मिज़ाहकार हैं, कॉमेडियन हैं, एंकर हैं। तो ऐसा मैंने हाथ बढ़ाया तो हाथ उन्होंने, वो सोफे पे बैठे थे आराम कुर्सी पर, वो बैठे रहे, मैं तो खड़े खड़े झुका हुआ था, हाथ मिलाया तो रुई का गाला, हाथ ऐसे नरम, और मैं आंख नहीं मिला पाया उनसे, आंख झुक गई मेरी। तो बोले हामिद कमाल बहुत नाम सुना है यार तुम्हारा, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ है देखने का। अच्छा, अरे इतना बड़ा आदमी ये बोल रहा है मुझे, अरे क्या इंतहा नहीं है वो, सोचिए आप मेरी खुशी की। वाकई में अब उन्होंने नाम सुना नहीं सुना पता नहीं मुझे, या दिल रखने के लिए बोला, अगर दिल रखने के लिए भी बोला तो ये उनकी अजमत की निशानी है। तो ये लम्हा मैं कभी मैं सिर्फ, हाँ, मैं भाई ये सोच रहा हूँ कि वो कैफियत जो आप पे उस वक्त तारी हुई होगी वो कैसी होगी। बहुत ही अजीब सा लम्हा था। अरे अभी परसों उसको फिर याद ताज़ा हुई मेरी, अभी 3-4 महीने पहले या 5 महीने पहले की बात है, बम्बई में मेरे एक प्रोड्यूसर दोस्त हैं, तो वो जा रहे थे धर्मेंद्र साहब से मिलने, अपॉइंटमेंट था उनका। तो बोले हामिद भाई चलते क्या? मैंने कहा चलो भाई, मैं मिलाता हूँ आपको। धर्मेंद्र साहब के बंगले पे गए हम लोग, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो उन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया था जी। इन्होंने अपनी कारोबारी बातचीत की, मैं बाजू बैठा रहा, धर्म जी बैठे हैं ऐसा, और मुझे लग रहा धर्म जी नहीं है, ये दिलीप कुमार है पूरा, लहजा वही बात करने का, वही अंदाज, बहुत ही नरमी। तो फिर इन्होंने तारुफ किया, वो बार बार मुझे देख रहे थे, भाई ये खाओ, ये लो, वो चॉकलेट खिला रहे हैं, केक पेस्ट्री खिला रहे हैं, आप लीजिए आप लीजिए। तो मैं बोला भाई आपको देख लिया, धर्म जी आपको देख लिया, मेरा पेट भर गया। हाँ। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, करोड़ों लोग आपके फ़ैन हैं, लेकिन मैं तो क्या करते हैं आप? तो मैं भी एक एक्टर हूँ, राइटर हूँ, और आपका बड़ा फ़ैन हूँ। और आप, मैं बोल दिया कि भाई मुझे आप जब बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिलीप कुमार को सुन रहा हूँ। तो क्या बात कर दी यार तुमने जी। हाँ, किसका नाम ले लिया, अजीम शख्सियत है यार, आप बहुत बड़े फ़ैन उनके। भाई उनसे बड़ा कोई मानता ही नहीं मैं किसी को। बोले फिर वाक़या सुना दिया उन्होंने कि भाई मैं किसी अवार्ड फंक्शन में जाता नहीं, किसी अवार्ड को कबूल नहीं करता। एक बार कोई अवार्ड मुझे दिया जा रहा था तो मैंने इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं आऊँगा। तो फिर जब वो कमेटी वालों ने मुझसे कहा कि भाई अवार्ड जो दिया जा रहा है वो दिलीप कुमार के हाथों आपको दिया जाएगा, तो बोले मैं ज़रूर आऊँगा। उस शहंशाह के हाथ से अवार्ड लेने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। क्या अकीदत है देखिए आप। अगला सवाल करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अगरचे ये बड़ा कहना चाहिए कि जज्बाती सवाल है कि ज़िंदगी के सफ़र में, कैरियर का एक आपने इतना लंबा सफ़र तय किया, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आपने देखे, कोई ऐसी बात जो कि जिसके लिए आपको अफसोस है कि वो लम्हा आपकी ज़िंदगी में नहीं आया, या आपने अब तक उस काम को अंजाम नहीं दिया? कोई ऐसा सपना? नहीं, यही जैसे मैंने जिक्र किया आपको कि वो बोलने से ज़्यादा लिखने की सलाहियत है जी। लिख पाए हम लोग, लेकिन मौका अब तक फराहम नहीं हुआ बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में। और हाँ, 1-2 बार आया, नाम भी आया स्क्रीन पे। लज्जा फिल्म आई थी राजकुमार संतोषी की जी। उसमें एज ए डायलॉग राइटर, डायलॉग डिपार्टमेंट, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी आता है फिल्म। तो लज्जा 2000 में बनी थी फिल्म। तो उसमें मैंने जॉनी लीवर के 7 सीन लिखे थे मैंने। तो उसमें वो वन ऑफ द राइटर, 5-6 आदमियों में मेरा भी नाम है, चला गया। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि सीरियल्स में मेरा कुछ कलम का भी मुजाहरा हो और अदाकारी का भी, चुनांचे अब तक वो हो नहीं पाया। अभी पिछले दिनों एक सीरियल लिखी मैंने जॉनी के लिए। जॉनी की ख्वाहिश थी कि क्यों ना एक हैदराबादी सीरियल पेश किया जाए, तो अल्लाह ने उसके दिल में डाला। और पारितोष पेंटर करके एक राइटर है, प्रोड्यूसर है, ये जो फिल्म बड़ी मशहूर चली थी, बहुत मशहूर पिक्चर का राइटर है वो। बहरहाल उस क्या कहते हैं वो, जॉनी लीवर की एक सीरियल चल रही थी पार्टनर्स, अच्छा, उसी का प्रोड्यूसर था। तो उसकी भी ख्वाहिश थी कि भाई आजकल टेलीविज़न पे पंजाबी चल रही है, राजस्थानी चल रही है, कानपुरी चल रही है, सब देख रहे हैं लोग, तो हैदराबादी क्यों नहीं चलेगी? बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई ठीक है। तो एक हैदराबादी माहौल पर मैंने सीरियल लिखा है। दुआ कीजिए कि बस वो बिल्कुल अप्रूव हो जाए। जॉनी लीवर मरकज़ी किरदार है बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें हैदराबाद के बहुत सारे फनकारों को मौके मिलने वाले हैं जी। इंशाल्लाह अगर शुरू हो जाए तो जी जी नहीं, हमारी दुआ है कि वो शुरू हो ताकि हैदराबादी फ़नकारों को भी सामने आने का मौका मिले।
तो अभी हैदराबाद में रहते हुए आप यहाँ की इंडस्ट्री से भी आप वाबस्ता हैं जी। तो यहाँ की इंडस्ट्री के लिए कुछ कर रहे हैं आप? नहीं, बस दोस्ताने में कोई बुलाता है, भाई ये रोल है आपके लिए, अगर आप करना चाहें तो, अगर रोल पसंद आया तो मैं कर लेता हूँ, वरना मेरी सलाहियतों का इस्तेमाल आज तक शायद ही किसी ने किया होगा। तो आपने डेढ़ मतवाले से हट के फिर और फर्दर किसी और तरफ आपने कुछ क्यों नहीं ट्राई किया? नहीं, ये नाम से ही शो इतना चलता है कि दूसरा काम करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता ना जी। इतना मसरूफियत रहती है, आज तक भी रही है कि दूसरा काम करने के लिए शौक ही नहीं होता। तो फिल वक्त अभी कितने यूनिट में कितने लोग हैं जिनको लेके आप काम करते हैं? मेरे 5-7 आर्टिस्ट हैं मेरे जो परमानेंट जी। मेरे अलावा सुभानी हैं जी, नूर मारिया है, जमशेद खान है, सॉरी शब्बन खान, अच्छा, शब्बन खान है, समदानी है, और एक आजकल थोड़े दिनों से हाजी कमाल और ये अरशद नवाब, इन सबको लेकर मैं आज भी शो करता रहता हूँ जी। तो इरादा यही है कि बस मैं समझता हूँ कि इस गुफ्तगू के दौरान हमारे देखने वाले सिर्फ एक ही बात सोच रहे होंगे, मैं आपके जहनों को पढ़ सकता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि आज की इस महफिल में मेहमान हामिद कमाल साहब हैं जो कि इतनी अच्छी लतीफ़ा गोई करते हैं, दिलीप साहब की वो मिमिक्री करते आए हैं और अब तक इन्होंने आप लोगों को कुछ नहीं दिखाया। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि क्यों ना कुछ दो एक लतीफ़े हमारे देखने वालों के लिए आप पेश करें। वैसे तो लोग जानते हैं, देखते रहते हैं स्टेज पर भी, और आजकल तो यूट्यूब पर सब कुछ देख रहे हैं लोग। मेरा खुद का एक चैनल है हैदराबादी मतवाले जी, उस पर मेरे सारे जितने वीडियोस हैं मज़ाहिया मैं पेश करता रहता हूँ। बहरहाल आपकी ख्वाहिश पर ख़ासतौर से हमारे हाईटेक्स चैनल के नाजरीन के लिए जी जी, मैं वही चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन के लिए आज आप कुछ पेश करें। पहले तो मैं ये एक शेर पेश करना चाहूँगा इरशाद। कि गम भी है नामुकम्मल, खुशियाँ भी हैं अधूरी, गम भी है नामुकम्मल, खुशियाँ भी हैं अधूरी, आंसू भी आ रहे हैं, हंसना भी है ज़रूरी। क्या बात है, क्या बात। तो मैं यही हमेशा पैगाम देता हूँ लोगों को कि भाई खुशी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, मेरा ऐसा मानना है जी। खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं है। खुशी नाम है एक एहसास का, कि अगर आप समझे कि मैं खुश हूँ तो आप खुश हैं, तो खुश रहने की आदत डालनी पड़ती है। क्या बात है। लोग हंसते खेलते अगर रहें तो खुशी अपने आप आ जाती है। बिल्कुल। अगर ये समझें सब कुछ हासिल करने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है, और उसको देखो मैं वहाँ पहुँच गया, उन्हें वहाँ पहुँच गया, मैं यहीं हूँ, ये इस किस्म का नज़रिया रखते हैं ना लोग। बहरहाल बात लतीफ़ों की आई है, तो वो कौन सा लतीफ़ा सुनाया जाए, मुझे कुछ अभी जहन में नहीं आ रहा है। वैसे फिर भी आपके स्किट्स में कुछ तो एक ऐसी चीज़ें होंगी जो लोग बहुत पसंद करते होंगे और आपसे डिमांड भी करते होंगे, तो मैं चाहूँगा कि वही कुछ। नहीं, ज़्यादातर क्या है कि मैं और सुभानी और हम लोग मिला जुले खा के ज़्यादा करते हैं। जी जी। इनफरादी तौर पर मैं बहुत इंशाल्लाह वो मौका भी इनफरादी तौर पर मैं ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन सुनाता हूँ। अच्छा, ऑब्जर्वेशन जी जी, जो हम लोग के साथ वाक़यात पेश आते हैं, लतीफ़े बनते हैं, किस तरह बनते हैं। जैसे कि बहुत पुराने दौर से भी सुनाता आ रहा हूँ मैं, तमहीद बांधने के लिए बोलता हूँ मैं कि भाई लतीफ़ा बनता कैसे है जी, क्रिएशन कैसे होता है। मैं नहीं बनाता लतीफ़ा। तो एक साहब की किताबों की दुकान थी, अच्छा, उन्होंने पेंटर को बोर्ड लिखने के लिए दिया, अच्छा, उर्दू कागज़ पे लिख के दिया कि ज़मीरुद्दीन कुतुब फरोश। अच्छा, दूसरे दिन बोर्ड वापस आया, कुतुबुद्दीन ज़मीर फरोश। तो एक छोटी सी लफ्ज़िश एक गलती से क्या मतलब निकल जाता है, जो है वो खुदा को जुदा कर देता है। हाँ, और मेरे नाम के साथ भी हुआ था अखबार में। अच्छा, अखबार में उस ज़माने में पीला कागज़ होता था, मिस्तर कहते थे उसको। अच्छा। तो उसकी स्याही अलग होती थी, उसे नाम किताबत की जाती थी। अच्छा, तो नाम मेरा जो हामिद कमाल है, तो उर्दू से हिज्जे करेंगे आप तो है अलीफ मीम दाल जी, तो है अलीफ मीम दाल ऐसे नीचे उतर गया तो लाम बन गया वो। अच्छा, तो हामिला कमाल पढ़ने लगा। तो ऐसे वाकई में ये अपने आप में एक लतीफ़ा हो गया। इस तरह के वाक़यात बहुत होते हैं, हम लोग करते हैं ना, अक्सर दावतों में जाते हैं हम लोग जी। मैं भी गलती करता हूँ, आप भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अरे किधर आए, अरे दावत में आया है भाई, वो उससे ऐसे पूछते हैं किधर आए, जैसे कि वो वो देख रहे हैं कि वो दावत में फिर भी पूछते हैं। तो ये कुछ लोगों की आदत होती है। नहीं, ये हमारे हैदराबाद का खास अच्छा अंदाज है। तो ये इन चीज़ों को मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। अब कोई खड़ा हुआ है तो अस्सलाम वालेकुम, अरे यहाँ खड़े है, खड़ा हुआ है तो खड़ा है भाई, बोलने की क्या जरूरत है, अच्छा तुम यहाँ बैठे ही। इसी चीज़ पे मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि
एक जनाजे को कुछ लोग लेके जा रहे थे जी, रास्ते में, तो एक साहब ने रोका, एक आदमी को, कहते मर गया क्या? वो झिल्ला के बोलता नहीं नहीं मरा नहीं है, इसे जो है घूमने का शौक है और हम लोग इससे जरा टहलाने के लिए निकले। तो ऐसे ही बहुत वाक़यात होते हैं। अभी जैसे छोटा सा देखिए प्लेन में जी हमारे लोगों को आदत होती है ना, ट्रेन में जब सफ़र करते हैं हाँ तो वक्त गुजारने के लिए लोगों से सलाम दुआ होती है कि बिल्कुल। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं, वगैरह वगैरह, तो आदत पड़ जाती है ना। जी। तो वो आदमी पहली बार हवाई जहाज़ में बैठा, हैदराबाद से दिल्ली जा रहा हवाई जहाज़, तो बाजू वाले से पूछ रहा दिल्ली जा रहे हैं शायद? हाँ तो वो बोला नहीं नहीं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, रास्ते में नागपुर आया तो खिड़की खोल के कूद जाऊंगा पुर। क्या बात? अरे भाई जहाज हैदराबाद से दिल्ली जा रहा तो दिल्ली जाएगा, जाहिर सी बात है। और कहाँ जाएगा वो? हाँ। तो ऐसे बहुत सारे हाँ, इस तरह की बहुत सारी मजेदार चीज़ें ज़िंदगी में भी हो जाती हैं जिनसे लतीफ़े बन जाते हैं। अब जैसे कि हैदराबाद में ख़ास तौर से ये आदत है लोगों की कि अपना काम छोड़ के दूसरों के काम में दखल देना शुरू कर देते हैं। ये आज भी है। अच्छा। इतना फजूल वक्त है लोगों के पास गुजारने का कि कोई काम सड़क पे कुछ हो रहा है तो देखते रहे, अपना काम छोड़ देंगे, भूल जाते हैं काम कहाँ अच्छा। जाना था, तो वो देख लेते रहे। जैसे कि वो चौक की घड़ी ख़राब हो गई, क्लॉक टावर, तो मैकेनिक आया, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ के रिपेयरिंग कर रहा, अपना काम कर रहा, नीचे दो लड़के खड़े हैं, वो माँ बाप ने खुफल की चाबी बनाने के लिए भेजा, अच्छा। अब आपस में बात कर रहे हैं क्या कर रहा हूँ रे उन्हें, तो दूसरा घड़ी बना रहा, दिख रहा नहीं, रिपेयर कर रहा नहीं, मेरे को तो ऐसा दिख रहा कांटे सेट कर रहा हूँ, पित्तल के निकाल के प्लास्टिक के लगाता उस्ताद। चुप बैठ यारो, नहीं बोलना ऐसा, अरे बहुत हमारे जान दो, चलो पूछेंगे। तो इतनी छोटी सी जगह है, वो लोग ऊपर चढ़ के आ गए और अच्छा। मैकेनिक से पूछ रहे क्या हुआ, घड़ी ख़राब हो गई क्या, रिपेयरिंग कर रहे नहीं तुम, हाँ कांटे सेट कर रहे नहीं, सब मालूम है, सब देख रहे हैं, फिर वही पूछ रहे। तो उसको गुस्सा आया, बोला घड़ी ख़राब नहीं हुई, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सड़क पे से जा रहा था, लोगों को क्या टाइम हुआ पूछा तो कोई नहीं बोला, ऐसा देखा तो समझ में नहीं आया, नज़र कमज़ोर है, क्लॉक टावर में ऊपर चढ़ के देख रहा हूँ क्या टाइम हुआ। अच्छा है, वाह। तो मेरा मानना ये है जी कि हैदराबाद में हम लोगों को लताइफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों की जो गलतियाँ होती हैं उनसे ही लतीफ़े बन उनसे जाते हैं। ले लेता हूँ, ज़्यादातर मैं ऑब्जर्वेशन ही सुनाता हूँ। जी। बहरहाल बहुत खुशी हुई आपसे गुफ्तगू करके, यहाँ पर तो काफ़ी तवील हो गई। नहीं, ऐसे भी वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन चलते चलते मैं चाहूँगा कि मेरे जो नाजरीन हैं उनके लिए भी, और जो आज के जो होने वाले या हो रहे फ़नकार हैं इस दौर के, उनके लिए अगर आप कुछ पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें। सबसे बड़ी बात यह है भाई कि हम जब जवान थे हमें इतनी सहूलतें नहीं थी। आज मीडिया इतना फास्ट हो गया है, नौजवानों को, फनकारों को अगर सलाहियत है उनमें और तरक्की करने की ख्वाहिश है तो सहूलतें बहुत हैं उनके लिए, और टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब हैं, और बहुत कुछ है, स्टेज है, थिएटर है, लेकिन आजकल के नौजवान मेहनत करना नहीं चाहते, हाँ, सीखना नहीं चाहते, जल्द से जल्द शोहरत और पैसा कमाना चाहते। ये नहीं हो सकता। असल में क्या है कि पहले जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं, उस ज़माने में तो वो चीज़ें नहीं होती थी ना, इतनी सहूलतें हैं यार, इतनी सहूलतें हो गई हैं कि, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के अंदर से एक तो ये है कि हर चीज़ को जल्द से जल्द हासिल करने का एक रुझान पैदा हो गया। ये खराबी है। वो चाहते हैं कि शोहरत भी हमें जल्दी मिल जाए, दौलत भी हमें जल्दी मिल जाए। इसमें शक नहीं, ऐसा मौके होता बहुत अच्छे मिले हैं। जी। हमारे दौर में जब हम बिगिनर थे तो ये कोई तमानियत नहीं थी कि इस लाइन में पैसा कमाया जा सकता है, वो तो एक इत्तेफाक है या नवाजिश है अल्लाह ताला की, वरना हम ये सोच के नहीं आए थे कि पैसे कमाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने बरस गुजर गए, इसी उर्दू ज़बान की रोटी खा रहे हैं, इसी मिज़ाहकारी की रोटी खा रहे हैं, इसी से बच्चों को तालीम दिलाई, इसी से बच्चियों की शादियां की, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो आज के नौजवान इससे ज़्यादा कमा सकता है, पैसा भी कमा सकता है, शोहरत भी कमा सकता है, बशर्ते के मेहनत करनी चाहिए। और मुतालिया, मैं ख़ास तौर से कहूँगा ये बात, लिटरेचर को पढ़ना, या हमारे आज के नौजवान इससे महरूम हैं। जी। उर्दू लिटरेचर को पढ़िए, शौकत थानवी को पढ़िए, फिरस बुखारी को पढ़िए, जो ये कलमकार थे जो अभी हालिया पिछले कुछ दिनों इंतकाल कर गए, मुश्तबा हुसैन साहब, कितने बड़े अजीम, उनकी ज़िंदगी का आखिरी इंटरव्यू मेरी खुशकिस्मती कि मैंने ही किया था। अजीम राइटर थे यार, तो उनके अल्फाज भी सुन के मैं बहुत हंसता था जी। और वो उनकी अदबी लताइफ को मैं अपने स्टेज पर ही इस्तेमाल करता था मैं, कि उनके मज़मून में से कोई जुमले निकाल लेता था मैं, तो उनको भी मैं अपना उस्ताद मानता हूँ। जी। तो ये चाहिए
इस वक्त गट्स हैं बच्चों में, सलाहियतें हैं, लेकिन दिल से लगन से काम करना चाहिए और सीखना चाहिए और सीनियर्स को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। और मुतालिया सबसे बड़ी चीज़ है, रीडिंग। सिर्फ आजकल बच्चे टीवी देख लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे, इसी से सीख लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। बहरहाल मौके बहुत हैं और स्किल है ये एक। पहले कहाँ थे भाई, हमारे ज़माने में बोलते थे भाई तू ग्रेजुएट बन जा, तू इंटर कर ले, नौकरी कर ले, ये होता था ना। आजकल इतने मौके, क्या नौकरी की भी ज़रूरत नहीं है आपको। जी बिल्कुल। इतने अच्छे अच्छे मौके हैं। बहरहाल हैदराबाद में अभी भी मौके हैं, लेकिन हमारे हैदराबाद की फिल्म इंडस्ट्री दम तोड़ दी है, क्योंकि यहाँ राइटर्स की कमी है और राइटर्स को इस्तेमाल करना भी नहीं आता है लोगों को, और राइटर्स को तलाश भी नहीं करते। मेरे दोस्त ही हैं सब एक्टर्स जो हैं, तो खुद ही डायलॉग बना लेते हैं, खुद ही डायरेक्शन दे देते हैं, खुद ही स्टोरी बना लेते हैं। एक्चुअली इसकी एक वजह यह है कि जो प्रोफेशनलिज्म हमें आपके दूसरे शहरों में नज़र आती है, यहाँ नहीं है। अगर मैं बॉम्बे की बात करूँ या इवन मैं कलकत्ता की बात करूँ, बंगाली इंडस्ट्री की बात करूँ, तो वो जो एक आगे बढ़ने का जज्बा, एक कंपैटिबिलिटी, वो एक कंपटीशन करके अपने लेवल को ऊपर ले जाना, हाँ, यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। अब हम जब पूछते हैं तो बोलते हैं भाई उतने वसाइल नहीं है, उतना पैसा नहीं है, इतना लगाना पड़ता है, ये बोल के दामन बचा लेते हैं। बहरहाल बहुत ही अच्छी मुलाकात रही हमारी, और हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं हामिद साहब कि आज आप हमारे चैनल में आए और इतनी सारी आपने इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की अपनी ज़िंदगी के बारे में, डेढ़ मतवाले के बारे में, और बहुत अच्छा वक्त शेयर किया हम लोगों ने, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस मुलाकात में हमारे मेहमान थे जनाब हामिद कमाल साहब, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आप लोगों की तरफ से भी मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा कि कोई नया प्रोग्राम लेकर आप लोगों के लिए एक बार फिर ये आएँ, और जिस तरह से आपने पिछले 43 सालों से इनका एक इस्तकबाल किया है, इन्हें मोहब्बतें दी हैं अपनी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वही मोहब्बतें इन्हें आज भी मिलेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हामिद भाई, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वसीम जावेद साहब, आपका भी शुक्रिया, और मेरी तरफ से हमारे चैनल के देखने वालों का और इसके मुंतज़मीन का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। हाईटेक्स चैनल देखते रहिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ तफरीहात भी मिलती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश।